हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। और आज हम अपना सेकंड सब्जेक्ट जो है सिक्स सेमेस्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वीडियोस मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए थे आपके साथ। आप उनके सभी लेक्चर्स जो हैं 12 लेक्चर्स मैंने उसमें डाले थे, यानी 3 चैप्टर्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। अगर आप उसके 5 चैप्टर्स भी पढ़ते हैं तो ओके है, लेकिन हम उसकी जो 6 के 6 चैप्टर्स जो हैं, मैं मतलब बचे हुए 3 जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस भी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज से हम जो सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं दैट सब्जेक्ट इज़ योर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो ये पहला वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे और आपको पता लगेगा कि ये जो आपका सब्जेक्ट है ये किसके रिलेटेड है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप सबको पता है कि हमारी जो मैनेजमेंट है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज़ योर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पार्ट क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, मैनेजमेंट जो होता है वो एक स्किल है, वो एक आर्ट है किसी भी काम को एक सिस्टमैटिक मैनर में करने का। ठीक है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच हो किसी भी काम को करने की। ठीक है, मैनेजमेंट ये चीज़ एश्योर करती है और मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है, मतलब कुछ लोग जो होते हैं उनकी मैनेजिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, मैनेजिंग स्किल्स मतलब हर चीज़ को उसकी सही जगह पर रखना, हर जो भी आपके लोग इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, उन लोगों को पता हो कि किसका क्या काम है। ठीक है, और वो काम जो है वो निर्धारित समय पे, जो समय उनको दिया हुआ है उस समय पे उस काम को कर पाएँ। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे हमको ऑप्टिमम उनको यूटिलाइज करना है और निर्धारित दिए हुए समय के अंदर हमें उससे काम लेकर एक प्रोडक्टिव चीज़ जो है वो बनानी है। ठीक है, इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा है, अगर मैनेजिंग अच्छी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आप देखोगे तो उसकी मैनेजमेंट जो होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब जो टीम इसको मैनेज कर रही है पूरा। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पार्ट कहाँ पे आता है, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है सिग्निफिकेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसके अंदर जो कंटेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है आपकी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की, यानी कंस्ट्रक्शन साइट पे मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी क्यों हमको वहाँ पे मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, मैनेज करना चीज़ों को ज़रूरी है। यू आर एन इंजीनियर, आप जब कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे तो आपका एक सबसे बड़ा जो रोल है वो है चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करना। यानी अगर आपके अंडर मिस्त्री काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, आपके अंडर आपको प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हुई है कि आपको सीमेंट जो है आपके अंडर है, आपके अंडर बाकी मटेरियल जो है, आपकी जो एग्रीगेट्स हैं वो आपके अंडर हैं, तो कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उसको धूप, बारिश, गर्मी से बचाने के लिए जो भी आप उसके लिए जो भी काम करोगे वो कैसे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा मैनेजमेंट में ही आता है और सही समय पे सही चीज़ को सही जगह पे पहुंचाना ये आपका काम है। यानी अगर मिस्त्री को सीमेंट चाहिए तो आप लेबर को कहोगे कि उसको मिस्त्री को कि उसे किसी एक बंदे की ड्यूटी रखोगे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, तो ये आपका काम है। इसी को मैनेजमेंट हम कहते हैं। मैनेजमेंट हमारे घर से शुरू हो जाती है, आपके रूम से शुरू हो जाती है। अगर सही चीज़ सही जगह पे है तो इसका मतलब आप एक अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, जैसे आपकी बुक्स हैं, बुक्स को अच्छे तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की ज़रूरत है। फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द योर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दीज, इनका अपना क्या मतलब है विद रिस्पेक्ट टू द कंस्ट्रक्शन जॉब। उसके बाद कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन
अब कंस्ट्रक्शन की क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है? एक लाइट कंस्ट्रक्शन होती है जो छोटे मोटे घर बनते हैं। हैवी कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा आरसीसी होता है, आरसीसी का यूज़ होता है, ठीक है। हैवी कंस्ट्रक्शन होती है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, तो इन तीनों को पढ़ेंगे। इसके बाद स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी स्टेज आती है? कंसेप्शन से लेके कंप्लीशन तक एक स्टेजेस आती हैं। कंसेप्ट यानी जब एक ऑनर है जिसने वो कंस्ट्रक्शन करवानी है, उसके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट पैदा हुआ कि मुझे एक कंस्ट्रक्शन करवानी है, मुझे एक घर बनाना है। जैसे एक आदमी ने अपना घर बनाना है तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि मुझको घर बनाना है, कंसेप्ट आया उसके दिमाग में। फिर वो इंजीनियर के पास जाता है और इंजीनियर को अपना आइडिया बताता है। और जब इंजीनियर को वो आइडिया बताता है तो इंजीनियर उसको एक पेपर फॉर्म में, यानी आर्किटेक्ट उसको एक पेपर फॉर्म में उसको एक नक्शा बना कर देता है और उसको बताता है कि क्या आपको इस तरीके का घर चाहिए। जब वो एग्री हो जाता है, जब वो पूरी तरह से उसके जो कंसेप्ट है वो फुलफिल हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसके बाद वो नक्शा लेकर सिविल इंजीनियर के पास जाता है और सिविल इंजीनियर उसके बाद उसको एक रियल शेप, रियल शक्ल उस आइडिया को देता है। टू द कंप्लीशन, द कंस्ट्रक्शन टीम ऑनर इंजीनियर एंड द कॉन्ट्रैक्टर, देयर फंक्शंस एंड द इंटर रिलेशनशिप। कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक टीम भी होती है। कंस्ट्रक्शन टीम है, एक ऑनर है जिसने वो घर बनाना है, जो आपको फाइनेंस देगा, जो उस प्रोजेक्ट का ऑनर है। एक इंजीनियर है जो वहाँ पे वो सारे चीज़ों को कंप्लीट करवाएगा, ठीक है, मतलब अपने अंडर वो सारा ले लेगा और वो ऑनर के बिहाफ पे वहाँ पे सुपरविज़न करेगा, ठीक है, उस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। और तीसरा होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर वो बिल्डर है, वो ठेकेदार है जो ठेका लेगा इसका पूरा और वो काम करवा कर देगा। देयर फंक्शंस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, ये सारा कुछ आप इस चैप्टर के अंदर रीड करने जा रहे हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की डेफिनेशन और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी, कैसे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बनी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में हम आज इतना पढ़ेंगे और नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की एक इंट्रोडक्शन हम छोटी सी ले लेंगे और इसके अंदर क्या कहा है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। As long as man lives on the earth and as long as he requires the shelter for his existence, the importance of construction industry cannot fade away। जैसे जैसे इंसान की जो शुरुआत है ज़िंदगी की वो धरती पर हुई तो उसकी एक रिक्वायरमेंट थी कि उसको शेल्टर की ज़रूरत थी, किसी छत की ज़रूरत थी जिसके नीचे वो रह सके, जिसके नीचे वो धूप बारिश गर्मी से अपने आप को बचा सके। तो वहीं से शुरुआत होती है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, यानी वहीं से जो इंसान है उसने अपने लिए कंस्ट्रक्शन शुरू की। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। फ्रॉम एन एरा ऑफ केव्स, मैचन्स एंड द हट्स, a man has started living in beautifully built and constructed reinforced cement concrete houses। गुफा जो थी, केव्स, वहाँ से शुरुआत होती है और फिर उसके बाद वहाँ से धीरे 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 इंसान जो है वो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती रही, ठीक है, और वहाँ से वो आज रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट से बने हुए पक्के मकानों के अंदर इंसान जो है वो रह रहा है। A good and a comfortable house to live in has always been a dream for a common man। एक अच्छे घर के अंदर रहना, ठीक है, इंसान के लिए एक आम आदमी के लिए ये एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो और वो अपने घर के अंदर रहे। दस विद द पैसेज ऑफ द टाइम, समय के साथ जैसे समय बीतता गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बढ़ती गई, हैज़ ग्रोन बिगर एंड बिगर एंड हैज़ डेवलप्ड इनटू अ सिंगल लार्जेस्ट अंडरटेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। और इस वक्त आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इकलौती दुनिया की सबसे बड़ी मतलब सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है इसका वर्ल्ड्स इकोनॉमी में। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री करता है। मतलब जितना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसे का जो है पैसा फ्लो करता है इतना किसी भी इंडस्ट्री में नहीं करता। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है मानी जाती है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन
industry lead to the thinking of its effective management. Large scale development of construction industry. Construction industry का बहुत बड़े पैमाने पे जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से lead to the thinking of its effective management. तो यहाँ पर क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इसलिए यहाँ पर ये सोच का भी जन्म होता है कि मैनेजमेंट जो है बड़े काम को मैनेज ही करके हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, छोटे काम को करना और जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा मटेरियल रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, उसको अफेक्टिवली मैनेज करके ही इंसान कर सकता है। अगर किसी आदमी को उसका रोल नहीं पता और उसको नहीं पता कि उसको क्या करना है, एक साइट पे जब आप जाते हो तो एक इंजीनियर का क्या काम है, एक ऑनर का क्या काम है, एक बिल्डर का क्या काम है, एक मिस्त्री का क्या काम है, एक मजदूर का क्या काम है, जब तक उनको सही तरीके से नहीं पता अपनी पोजीशन का कि किसका क्या काम है, कौन किस पोजीशन पे है, तब तक इस काम को नहीं किया जा सकता। तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लीड टू थिंकिंग ऑफ इट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो इसलिए यहाँ पे अफेक्टिवली उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। द आइडिया ऑफ अचीविंग द टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर थ्रू द कोलेक्टिव एफर्ट एंड द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल गिव बर्थ टू द फील्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पूरे काम को करना है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल जो कुछ लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, उन्होंने काम करना है, कोलेक्टिव एफर्ट लगा के काम करना है, ठीक है, वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना किसी भी साइट पे, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है इन सभी को मैनेज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना, जो वहाँ पे लेबर है उसको मैनेज करना, जो उसके नीचे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उसको मैनेज करना, तो सभी चीज़ों को समय पे कंप्लीट कर पाना, ठीक है, ये सारा। द कोलेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटी बेस्ड इकोनॉमिकल प्रोडक्ट। तो मैनेजमेंट का जो कोलेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है ऑफ मैनेजमेंट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी बेस्ड इकोनॉमिकल प्रोडक्ट। यहाँ पर ये मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बता रहा है। अगर मैनेज किया होगा आपने प्रोजेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर हम एक इकोनॉमिकल प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का इकोनॉमिकल प्रोडक्ट जो है वो हमें फाइनली मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन है, जो आप घर बना रहे हो, दैट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट। अब अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है तो आप कम से कम समय में, कम से कम लागत में एक बहुत अच्छा घर बना सकते हैं। अगर एक इंजीनियर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर है, अगर आप एक अनएक्सपीरियंस्ड इंजीनियर से काम करवा रहे हैं या एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से या वहाँ पे इंजीनियर है ही नहीं, तो उसकी वजह से घर तो बन जाएगा, ठीक है, वो तो मिस्त्री भी बना देगा घर, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा और पैसा भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो अननेसेसरी चीज़ों में ज़्यादा पैसा आपका वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि देखो, एक होता क्या है कि अब एक एक्सपीरियंस्ड आदमी जब मार्केट में किसी भी चीज़ को करता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तो वो वहाँ से पैसा कम से कम पैसे में कोशिश करता है, कम से कम पैसे में उसको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिले, यानी वो पैसा बचाना जानता है। लेकिन जो अनएक्सपीरियंस्ड है, जो नया आदमी है, वो उसी काम को महंगे में करेगा, यानी जहाँ पे कम पैसे देने होंगे वहाँ पे वो ज़्यादा पैसे दे देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो दस बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट कैन बी अचीव्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थ्रू द effectively ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट टू इकोनॉमाइज एफर्ट, टाइम एंड द रिसोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट इज मैन, मटीरियल, मशीन्स एंड द मनी। तो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट कैन बी अचीव, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट तभी अचीव किए जा सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब हम अफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट करें, ठीक है, जिसकी वजह से हम समय, टाइम और रिसोर्सेज जो है कंस्ट्रक्शन का, उसको बड़ा मतलब इकोनॉमी में ये सारे काम किए जा सकते हैं। जैसे रिसोर्सेज में आपके आ जाते हैं मैन, मटेरियल, मशीन्स एंड मनी। 4M आप यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मैन, इंसान इन्वॉल्व है, मटेरियल इन्वॉल्व है, मशीन्स इन्वॉल्व है और पैसा भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सभी को समय पे आपको सर्कुलेट करना है।
एक सही समय पे एक सही आदमी को कौन सी जगह पे होना चाहिए, उसकी पोजीशन को आपने लोकेट करना है। मैनेजमेंट में इफ़ यू आर ए प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको सही आदमी को सही जगह पर रखना है और उसको मटेरियल सप्लाई करते रहना है। यानी मटेरियल को भी आपके पास, अब यहाँ पर यह भी है कि जो आपका स्टोर है, मटेरियल का जो स्टोर है, उसमें भी मटेरियल अवेलेबल रहे। दैट इज़ द मैनेजमेंट। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी कोविड फैल रहा है और आप देख रहे हो न्यूज़ में, आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है। इसका मतलब मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट है क्योंकि पहले से तैयारी नहीं थी। तो अगर पहले से तैयारी होती तो हमारे पास स्टॉक में पहले से ही ऑक्सीजन पड़ी होती। ऑक्सीजन पड़ी होती तो इस वक्त जो सही समय है हम ऑक्सीजन को सप्लाई करते। लेकिन जब ऑक्सीजन पीछे है ही नहीं, अगर है भी है तो वो सही तरीके से मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं की जा रही। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम होता है, जो मटेरियल है जब उसकी ज़रूरत है उसको उस जगह पर पहुंचाना, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना वहाँ से वहाँ तक। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी चीज़ की कमी ना हो, हर चीज़ सही समय पे सही आदमी को मिलती रहे। जो मशीन्स हैं बिल्कुल सही काम करें। अगर वहाँ पे बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पे आपको छोटे प्रोजेक्ट में आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है पहले से ही। आपको पहले ही पता ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप पहले से ही तैयारी रखोगे। और पैसा, पैसा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी प्रोजेक्ट को किया ही पैसे की वजह से, पैसा होगा तो तभी कोई प्रोजेक्ट लग सकता है। और अब जब तक पैसे का फ्लो नहीं होगा काम तब भी रुक जाएगा। ठीक है, पैसा फ्लो होता है तभी काम होता है। अगर पैसा नहीं होगा तो कोई इंसान काम ही नहीं करेगा। ठीक है, सैलरी मिलेगी तभी तो आप काम करोगे ना। तो दिस इज़ व्हाट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज़। तो रिमेंबर, यहाँ पर आपको याद रखना है कि कंस्ट्रक्शन इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। हमारा मेन एम क्या है, कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, ऑफ अ डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट इज़ ऑफ अ डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन इज़ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कंस्ट्रक्शन करना। और मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ द गुड कंस्ट्रक्शन। मैनेजमेंट जो है ये आर्ट है अच्छी कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो उसके बाद आती है आपकी डेफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है उसको देखते हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भी डिफाइंड एज एन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को क्या कहा जा सकता है, एक आर्ट है, एन आर्ट ऑफ प्लानिंग, प्लान करना, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ऑफ अ प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस क्वालिटेटिव एंड इकोनॉमिकल प्रोडक्ट विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। एक आर्ट है प्लान करने का। तो सबसे पहले आपकी प्लानिंग होती है। आपको पता है प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप इंजीनियर के साथ, इंजीनियर यानी आप हैं, और आर्किटेक्ट जो हैं उसके साथ एक ऑनर बैठता है और प्लानिंग करता है कि जो मेरा कंसेप्ट है कैसे कैसे होगा। फिर नक्शा बनता है, उसका मैप बनता है। मैप बनने के बाद वेरियस ड्राइंग्स जो बनने के बाद प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। तो मैनेजमेंट, प्लानिंग इज आर द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वहाँ पे जो जो आदमी काम करेगा उनके बीच की कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इंजीनियर, ऑनर, बिल्डर, मिस्त्री, वो सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ये कह रहा है, दूसरे बंदे को पता है कि सेम समय पे सबको कोऑर्डिनेट करके चलना है। एक परफेक्ट हार्मनी होनी चाहिए उनके बीच में, एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि क्या करना है इस समय में। ये नहीं है कि कोई और काम कर रहा है तो कोई और काम कर रहा है। एंड कंट्रोलिंग, और उस चीज़ को कंट्रोल करना है। कंट्रोल मतलब इंजीनियर का क्या काम है कि उस काम को चेक करते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको चेक करते रहना है कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो रही, उसको कंपैरिजन उसका करते रहना। तो क्वालिटी कंट्रोल करना, वहाँ पे क्वालिटी को एश्योर करना। तो वेरियस कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट पे, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट पे, टू प्रोड्यूस क्वालिटेटिव, क्वालिटी को पैदा करने के लिए, क्वालिटेटिव एंड इकोनॉमिकल प्रोडक्ट, ताकि लास्ट में आपको क्वालिटी का इकोनॉमिकल प्रोडक्ट मिल सके विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल। अब ये रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्स वो चीज़ होती है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एनीथिंग विच कैन बी यूटिलाइज्ड, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल करके उसको एक प्रोडक्ट बनाया जा सके, तो दैट इज़ कॉल्ड द रिसोर्स यहाँ पर। तो रिसोर्स में आपकी मनी है, मैन है, ठीक है, मशीनरी है, जो 4M ऊपर पढ़ाए हैं आपको, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, मशीन्स हैं। तो ये सारा का सारा हमारा
रिसोर्सेज में आता है। तो अवेलेबल रिसोर्सेज की मदद से एक क्वालिटी और इकोनॉमिकल प्रोडक्ट अल्टीमेटली अचीव किया जा सके। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया आपका जो आप कंस्ट्रक्शन में अगर घर बना रहे तो घर बनेगा। ठीक है, तो एक अच्छा घर आपको मिल सके इकोनॉमिक, कम पैसे में। ठीक है, जितना लगना चाहिए उतना, ठीक, और क्वालिटी का घर मिल सके। हमारा फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, सेकंड लेक्चर का वीडियो जो है आपको कल इसी समय मिल जाएगा। ठीक है, और आप इन सभी वीडियोस को रोज़ कवर करें, इसमें से नोट्स बनाएं। ठीक है, इसका PDF जो फॉर्मेट है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और हमारे ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा। जो बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े वो ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।